वेलकम टू ए एडू। और हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि हम लोग का नेशनल इवेंट था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो नेशनल इवेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं तो अगला करंट अफेयर्स है, म्यूकर्स मायोसिस नामक बीमारी की शुरुआत हुई। किस बीमारी की? तो म्यूकर माइकोसिस नामक बीमारी की शुरुआत हुई। म्यूकर माइकोसिस, इसका अन्य नाम है ब्लैक फंगस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? म्यूकर माइकोसिस। यह जो संक्रमण होता है वह कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा होता है। इसके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो आँखों की रोशनी चली जाती है, जबड़े और नाक की हड्डी गलने लगती है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? तो बुखार आना, खांसी, सिर दर्द, मानसिक तनाव, खूनी उल्टी, नाक के आसपास लाली। याद रखेंगे। तो इसके मुख्य लक्षण हैं बुखार, खांसी, सिर दर्द, मानसिक तनाव, खूनी उल्टी और नाक के आसपास लाली आ जाना। इस बीमारी को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को क्या कहा गया है? तो महामारी घोषित किया गया। तो ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित किया गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा। कब तक? तो 25 मई तक बढ़ गया। पहले कब तक लगा था? तो 1 मई से लेकर 15 मई तक लगा था। याद रखेंगे, 1 मई से लेकर 15 मई तक लगा था, जो बढ़ाकर कितने दिनों तक कर दिया गया? तो उसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया। कौन कौन राज्यों में? तो केरल, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में। अगला करंट अफेयर्स है, कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद भी सरकार ने क्या कहा कि मास्क पहनना जरूरी है। कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहनने को सरकार ने अनिवार्य किया। किस नियम के तहत? तो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार। कब जारी किया गया? तो 13 मई 2021 को एक एडवाइजरी जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिका में पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों को अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। यह बात कहा भारत सरकार ने। क्यों कहा? क्योंकि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार 13 मई 2021 को एक एडवाइजरी जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिका में पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके लोगों को अब मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे। अगला नेशनल इवेंट करंट अफेयर्स है, कोरोना के इलाज से क्या हटाई गई? तो प्लाज्मा थेरेपी को हटाई गई। इंपॉर्टेंट है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटाई गई। किसके द्वारा हटाई गई? तो ICMR के द्वारा। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। याद रखेंगे, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटाई गई। किसने हटाई? तो ICMR ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। इसे हटाने की तारीख क्या थी? तो 17 मई 2021। 17 मई 2021 को इस प्लाज्मा थेरेपी को हटाई गई। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर 4 किताबों का विमोचन किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर कितने किताबों का विमोचन हुआ? तो 4 किताबों का विमोचन हुआ। किसने किया? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने। यह किताब किसके द्वारा रचित किया गया था? तो किशोर मकवाना के द्वारा। इन किताबों की रचना किसने की थी? तो किशोर मकवाना ने। भीमराव अंबेडकर का जो जयंती मनता है वह 14 अप्रैल को मनता है। तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 किताबों का विमोचन किया। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उत्तर मध्य प्रदेश के महू जिले में। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इसी कारण 14 अप्रैल के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 किताबों का विमोचन किया। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर को उनके मरने के बाद 1990 ईस्वी में भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। जो भीमराव अंबेडकर थे वे भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है और भारत गणराज्य का निर्माता भी कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है और वे भारत गणराज्य के निर्माता भी थे। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन बढ़ाने हेतु अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ क्या हुई? तो बातचीत हुई। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ बातचीत हुई। याद रखेंगे। तो यह बातचीत कब हुई? तो 14 मई 2021 को। यह जो वार्तालाप हुआ 14 मई 2021 को हुआ। अब सवाल उठता है कि यह वार्ता किस चीज पर हुआ? तो ट्रिप्स अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार पर वार्ता हुआ। ट्रिप्स का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। इस पर वार्ता हुआ। यह जो वार्ता हुआ किसके किसके बीच हुआ? तो एक तो पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई के साथ। तो यह जो वार्ता हुआ भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई के साथ हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ICAI और QFCA के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ICAI और QFCA के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली। यह जो समझौता हुआ कब हुआ? तो 13 मई 2021 को। यह जो समझौता हुआ 13 मई 2021 को हुआ। इस समझौता की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो इस समझौता की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब ICAI का मतलब क्या होता है? तो ICAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और QFCA का मतलब होता है कतर फाइनेंशियल
सेंट्रल अथॉरिटी, कतर फाइनेंशियल सेंट्रल अथॉरिटी अर्थात कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण। तो कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच 13 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कतर के लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता के आधार को मजबूती प्रदान करना। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था कतर के लेखांकन पेशे और उद्यमशीलता के आधार को मजबूती प्रदान करना। याद रखेंगे। अगला जो करंट अफेयर्स है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई। कब जारी की गई? तो 14 मई 2021 को। यह जो किस्त जारी हुआ वह 14 मई 2021 को जारी हुआ। कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? तो इस योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए की सालाना मदद दी जाती है, जिसमें 2,000 रुपए की मदद करके 3 किस्तों में मदद होती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सालाना हेल्प की जाती है, सालाना मदद दी जाती है। कितने किस्त में? तो 3 किस्त में 2,000 रुपए करके। इस योजना की घोषणा किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में। तो प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक 4 महीने में इसकी राशि का बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रत्येक 4 महीने में इसकी राशि को 4 बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पहले जो इसकी 7वीं किस्त जारी की गई थी, कब जारी की गई? तो 25 दिसंबर 2021 को 9 करोड़ किसानों को दिया गया। तो इससे पहले जो इसकी 7वीं किस्त की राशि थी वह 25 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ किसानों को दिया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि डीजीसीआई के द्वारा 2 बरस से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी प्राप्त हुई। तो डीजीसीआई के द्वारा 2 बरस से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी मिली। कौन से वैक्सीन की? तो कोवैक्सीन। अब डीजीसीआई का मतलब क्या होता है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई का मतलब होता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यह डीजीसीआई का मतलब होता है। तो किस चरण में मंजूरी मिली? याद रखें, किस चरण को मंजूरी मिली? तो डीजीसीआई के द्वारा दूसरे और तीसरे चरण का जो टीका है उसमें 2 बरस से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी मिली, दूसरे और तीसरे चरण में। यह जो ट्रायल की मंजूरी मिली हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर मिली, जिसमें पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों की मंजूरी प्राप्त हुई। तो कितने दिनों का गैप होना चाहिए पहली और दूसरे डोज में? तो 28 दिन। तो यह जो ट्रायल किया गया हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक, याद रखेंगे, भारत बायोटेक के द्वारा 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर की गई। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर की गई,
जिसमें पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों की मंजूरी मिली। अगला इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, तो ग्रुप 7 के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। कारण क्या था, तो कोरोना वायरस। इसका मुख्य कारण था कोविड-19 या कोरोना वायरस। 2021 में जो G7 की बैठक हुई कहां पे हुआ, तो ब्रिटेन में। तो 2021 में G7 की जो बैठक हुई वह कहां पे हुई, तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इन सभी देशों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रण किया गया था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। इस G7 के जो सम्मेलन है उसका आयोजन कब से कब तक बीच हुआ, तो 11 मई से 13 जून 2021 तक हुआ। तो इस G7 का जो सम्मेलन था वह कब से कब तक चला, तो 11 मई 2021 से लेकर 13 जून 2021 तक। याद रखेंगे, 11 मई से 13 जून 2021 तक। अब हम लोग कुछ G7 के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में देखें। तो G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देशों का यह क्या है, तो समूह है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये जो 7 देश हैं दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इन्हें ही ग्रुप 7 कहा जाता है। तो याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से तो प्रश्न आएंगे ही, जिसका नाम है बाफ्टा अवार्ड 2021। तो 2021 का द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का अवार्ड मिला, जिसे बाफ्टा अवार्ड भी कहा जाता है। तो बाफ्टा अवार्ड 2021 किन्हें मिला? बाफ्टा का मतलब होता है द ब्रिटिश फिल्म अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, द ब्रिटिश फिल्म अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इस पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 2021 को। तो 2021 में इस पुरस्कार की घोषणा हुई 11 अप्रैल को। 2 दिन 10 अप्रैल और 11 अप्रैल, 10 अप्रैल को शुरुआत हुआ और 11 अप्रैल तक इसके पुरस्कार की घोषणा हुई। तो पुरस्कार की घोषणा 10 अप्रैल और 11 अप्रैल तक हुई। यह जो अवार्ड था वह 2 रातों तक चली, 10 अप्रैल की रात और 11 अप्रैल की रात। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 2008 से। तो 2008 ईस्वी में बाफ्टा अवार्ड्स की शुरुआत हुई, अर्थात द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यह जो 2021 का जो बाफ्टा अवार्ड था, कौन सा अवार्ड था? तो 74वां बाफ्टा अवार्ड था। याद रखेंगे कि यह जो बाफ्टा अवार्ड था वह 74वां बाफ्टा अवार्ड था। याद रखेंगे। इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में। तो इसका आयोजन लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। कैसे हुआ? तो वर्चुअली हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस का अटैक था। तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका आयोजन हुआ, जिसे लंदन ओपेरा हाउस भी कहा जाता है। तो इस बाफ्टा अवार्ड 2021 का जो आयोजन हुआ वह लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ, जिसे लंदन का ओपेरा हाउस भी कहा जाता है।
याद रखेंगे। अब इसमें कौन कौन से अवार्ड किसे किसे मिला उससे हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सा अवार्ड किसे किसे मिला, तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमाडलैंड को। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, नोमाडलैंड को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो एंथनी हॉपकिंस को। किस फिल्म के लिए, तो द फादर के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला एंथनी हॉपकिंस को नोमाडलैंड नामक फिल्म के लिए, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नोमाडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला, एंथनी हॉपकिंस को द फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्थात बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला, तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। फ्रांसिस मैकडोरमैंड को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए, तो नोमाडलैंड के लिए। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार मिला मिसिंग यंग वुमेन को। मिसिंग यंग वुमन को याद रखेंगे, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो क्लो झाओ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्लो झाओ को मिला किस फिल्म के लिए, तो नोमाडलैंड के लिए। याद रखेंगे। एड प्ले स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसे मिला, तो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसे मिला, तो क्रिस्टोफर हैम्पटन को और फ्लोरियन जेलर को। किस फिल्म के लिए, तो द फादर के लिए। तो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का पुरस्कार मिला क्रिस्टोफर हैम्पटन को और फ्लोरियन जेलर को। किस फिल्म के लिए, द फादर के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार के लिए किसे मिला, तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला यूह जुंग योन को। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला यूह जुंग योन को किस फिल्म के लिए, तो मिनारी के लिए। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला यूह जुंग योन को फिल्म मिनारी के लिए। सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला डैनी कलयू को। तो डैनी कलयू को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला किस फिल्म के लिए, तो रिजू दास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए। रिजू दास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला डैनी कलयू को। ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आउटस्टैंडिंग डेब्यू का पुरस्कार किसे मिला, तो रेमी विक्स को फिल्म हिज हाउस के लिए। तो ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आउटस्टैंडिंग डेब्यू का पुरस्कार मिला रेमी विक्स को किस फिल्म के लिए, तो हिज हाउस के लिए। फिल्म जो इंग्लिश भाषा में नहीं है, फिल्म जो इंग्लिश भाषा में नहीं है उसका पुरस्कार किसे मिला, तो जो फिल्म इंग्लिश भाषा में नहीं है उसका पुरस्कार किसे मिला, तो थॉमस विटरबर्ग और सिस्से ग्राम को। किस फिल्म के लिए, फिल्म अनदर राउंड के लिए। तो फिल्म जो इंग्लिश भाषा में नहीं है तो उसके लिए किस अभिनेता को पुरस्कार मिला गया, गैर अंग्रेजी फिल्म के लिए। किस अभिनेता को, तो थॉमस विंटरबर्ग और सिरसे ग्राम को। किस फिल्म के लिए, अनदर राउंड फिल्म के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो द प्रेजेंट को। इंपॉर्टेंट है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला द प्रेजेंट को। जिसकी रचना किसने की, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं फराह नबुल्सी। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं फराह नबुल्सी। द प्रेजेंट जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला, तो बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला मैंक, डोनाल्ड, ग्रैहम बर्ट और जैन पास्कल। तो जैन पास्कल, डोनाल्ड ग्रैहम बर्ट और मैंक को किसका पुरस्कार मिला,
तो प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला मैंक, डोनाल्ड ग्रेहम बर्ट और जैन पास्केल को। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला द आउ एंड द पुसी कैट, द आउ एंड द पुसी कैट को मिला। मोल हिल और लॉरा उनकाल्फ इसके अभिनेता और अभिनेत्री थे, तो इन्हें भी बेस्ट शॉर्ट एनिमेशन फिल्म के एक्टर का और एक्ट्रेस का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और बेस्ट शॉर्ट एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो द आउ एंड द पुसी कैट। इसी फिल्म के अभिनेता थे मोल हिल और लॉरा उनकाल्फ। बेस्ट साउंड का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट साउंड का पुरस्कार मिला साउंड ऑफ मेटल। साउंड ऑफ मेटल को बेस्ट साउंड का पुरस्कार मिला। तो इस साउंड ऑफ मेटल के लिए किसे पुरस्कार मिला? जैमी, निकोलस बेकर, फिलिप ब्लाथ, कार्लोस और माइकल कॉट लेंक। तो जैमी, निकोलस बेकर, फिलिप ब्लाथ, कार्लोस और माइकल कॉट लेंक को साउंड ऑफ मेटल के लिए बेस्ट साउंड का पुरस्कार मिला। याद रखेंगे। बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार मिला रॉक्स को। किसके लिए? तो लूसी पार्टी नामक सिनेमा के लिए। लूसी पार्टी नामक सिनेमा के लिए रॉक्स को बेस्ट कॉस्टिंग का पुरस्कार मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला मॉ रेने और एन रॉथ को। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला मॉ रेने और एन रॉथ को। बेस्ट मेकअप एंड हेयर का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट मेकअप एंड हेयर का पुरस्कार मिला मॉ रेने, ब्लैक बॉटम, मोटिकी एनॉफ, लैपी एम चेरी, सोर्जियो लिपेज और मिया नील को। तो याद रखेंगे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला पिप्पा एहरलिच। पिप्पा एहरलिच, जेम्स रीड, क्रैग फोस्टर को मिला। किस फिल्म के लिए? तो माई ऑक्टोपस फीचर के लिए। तो माई ऑक्टोपस फीचर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला किसे? तो पिप्पा एहरलिच, जेम्स रीड और क्रेग फॉस्टर को। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार मिला जॉन बेटिस्ट, ट्रेंट रेनेजर और एटिकस रोज को फिल्म सोल के लिए। तो फिल्म सोल के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन बेटिस्टी, ट्रेंट रेनेजर और एटिकस रोज को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार मिला एनिमेशन अर्थात कार्टून फिल्म। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार मिला सोल को। और इसके बेस्ट एक्टर कौन रहे? तो पेटे डॉक्टर और डाना मुरे। तो पेटे डॉक्टर और डाना मुरे उन्हें बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर का पुरस्कार मिला। और किस फिल्म के लिए? तो सोल। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार सोल को मिला। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड किसे मिला? तो लूसी पैडी को। लूसी पैडी को बेस्ट कास्टिंग का पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए? तो रॉक्स के लिए। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला? तो जोशुआ जेम्स रिचर्ड्स को। किस फिल्म के लिए? नोमाडलैंड के लिए। तो बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार मिला जोशुआ जेम्स रिचर्ड्स को फिल्म नोमाडलैंड के लिए। बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार मिला मिक्केल को। ई.जी. निल्सेन, मिक्केल ई.जी. निल्सेन को। किस फिल्म के लिए? साउंड ऑफ मेटल के लिए। तो बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार मिला साउंड ऑफ मेटल फिल्म को। और उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो मिक्केल ई.जी. निल्सेन ने। तो बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार किसे मिला? मिक्केल ई.जी. निल्सेन को। किस फिल्म के लिए चुना गया? तो साउंड ऑफ मेटल के लिए। याद रखेंगे। और साउंड ऑफ मेटल ही
बेस्ट एडिटिंग फिल्म का पुरस्कार जीता। स्पेशल विजुअल इफेक्ट का पुरस्कार किसे मिला? तो 2021 का स्पेशल विजुअल इफेक्ट का पुरस्कार, विशेष दृश्य प्रभाव का पुरस्कार किसे मिला? तो टैनेट को, स्कॉट फिशर को, एंड्रयू जैक्सन को, एंड्रयू लॉवले को, इन सभी को क्या मिला? तो स्पेशल विजुअल इफेक्ट का पुरस्कार मिला। किसे? टेनेट, स्कॉट फिशर, एंड्रयू जैक्सन और एंड्रयू लॉवले। ई राइजिंग स्टार अवार्ड का पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ई राइजिंग स्टार अवार्ड का पुरस्कार किसे मिला? तो बुक्की बैकरे को मिला। बुक्की बैकरे को ई राइजिंग स्टार अवार्ड का पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल के आर्च का काम पूरा हुआ। आर्च का मतलब होता है मेहराब बंदी, अर्थात इस तरह। तो भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल के आर्च अर्थात मेहराब बंदी का काम पूरा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का आर्च बनाया गया? तो चिनाब नदी पर। कहाँ पे? कश्मीर में। तो कश्मीर के चिनाब नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का आर्च बनाया गया। यह जो परियोजना थी, यह कहाँ की परियोजना? इस परियोजना को क्या नाम दिया गया? USBRL। USBRL उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना। तो इस परियोजना का नाम रखा गया है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, इस परियोजना का नाम रखा गया है। इसे चिनाब नदी पर बनाया गया है कश्मीर में, जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का आर्च, आर्क अर्थात मेहराब बंदी है, इस तरह की आकृति। इस रेलवे आर्च की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 359 मीटर है। इस रेलवे आर्क की ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा इस आर्क की निर्माण की गई। इस आर्च की लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर। इस आर्च की लंबाई 1315 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? तो 13 मीटर। इस आर्च की लंबाई है 1315 मीटर, जबकि चौड़ाई है 13 मीटर। इस ब्रिज का जो पिलर है 131 मीटर ऊंचा है। इसमें 17 स्पैन लगे हैं। मुख्य आर्क स्पैन 467 मीटर लंबा है। तो मुख्य आर्क स्पैन की ऊंचाई कितनी है? तो 467 मीटर। इसमें 17 स्पैन लगे हैं और जो ब्रिज का पिलर है 131 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इस आर्क का निर्माण किया। इस आर्क को बनने में कितने वर्ष लगे? तो 10 वर्षों में। इस आर्क का निर्माण पूरे 10 वर्षों में किया गया, याद रखेंगे। यह जो पूरा प्रोजेक्ट है कितना लंबा बना? तो 272 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट था। तो 272 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद अब भारतीय रेल का जो नेटवर्क है उसका जुड़ाव कहां से हो जाएगा? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद भारतीय रेल नेटवर्क का जुड़ाव है वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो जाएगा। इसकी जो यह जो महत्वपूर्ण कड़ी किसे किसे जोड़ने के लिए बना? तो 111 किलोमीटर लंबा कटरा से लेकर बनिहाल तक के महत्वपूर्ण कड़ी को यह जोड़ेगा। तो कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबा यह महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने का काम करेगा। इससे फायदा क्या क्या होगा? तो अगले
120 वर्षों तक रेलवे सेवा इस रास्ते पर चलता रहेगा। तो 111 किलोमीटर लंबा इस महत्वपूर्ण कड़ी पर, जो कि कटरा से बलिहाल तक है, अगले 120 वर्षों तक यहाँ पर रेलवे सेवा बरकरार रहेगा, अर्थात रेल चलता रहेगा। इसका जो आकार है वह 560 मीटर है। लंबी स्टील फैब्रिकेशन की अर्धचंद्राकार आर्क है। तो यह इसका आकार 560 मीटर लंबी स्टील फैब्रिकेशन की एक अर्धचंद्राकार आकार है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि पश्चिम मध्य रेलवे क्या बन गया है? तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया। तो पश्चिम मध्य रेलवे अर्थात वेस्ट सेंट्रल रेलवे भारत का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी रेलवे जोन बन गया है, पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया। कब बना? तो 30 मार्च 2021 को। 30 मार्च 2021 को पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया। तो कब बना? तो CCRS निरीक्षण के बाद, CCRS निरीक्षण के बाद और राजस्थान में कोटा और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण, जो कि श्रीनगर और जालंधरी के बीच के विद्युतीकरण के बाद, तो CCRA निरीक्षण के बाद और राजस्थान में कोटा और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के बाद यह पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया। तो इस रेलवे जोन की जो लंबाई है वह कुल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 3012 किलोमीटर। तो इस पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन की लंबाई है 3012 किलोमीटर। इससे जो पहले पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन था, कौन था? तो वर्ष 2021 में ही था। पश्चिम बंगाल में निमिता न्यू फरक्का रेलवे क्षेत्र के विद्युतीकरण के साथ ही भारत का पूर्वी रेलवे क्षेत्र भी पूर्ण विद्युतीकरण हो गया। तो इससे पहले वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में निमिता न्यू फरक्का रेलवे क्षेत्र के विद्युतीकरण के साथ ही भारत का पूर्वी रेल क्षेत्र भी पूर्ण विद्युतीकरण हो गया था। याद रखेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आधार क्रांति मिशन प्रारंभ किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आधार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। आधार क्रांति मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 13 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई। 13 अप्रैल 2021 को किस मंत्री के द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 13 अप्रैल 2021 को आधार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। तो पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आधार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या था? तो उत्तम आहार और उत्तम विचार। तो इस मिशन का जो मुख्य आदर्श वाक्य था, उत्तम आहार और उत्तम विचार, अर्थात गुड डाइट और गुड कोगिशन। तो गुड डाइट और गुड कोगिशन इस मिशन का आदर्श वाक्य था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क, प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क, जिसे प्रभास के नाम से भी जाना जाता है, और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट
साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम जिस्ट GIST और विजन भारती विभा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विभाग का विज्ञान प्रसार, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान प्रसार, इन चारों ने एक साथ मिलकर इसकी शुरुआत की, आधार क्रांति मिशन की। याद रखेंगे, प्रभास, GIST विभा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान प्रसार मिलकर प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम जिस्ट, विजन भारती विभा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान प्रसार एक साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। तो ये तो था हमारा नेशनल करंट अफेयर्स। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स में, और बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।